मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सफलता के द्वार ITI नगर में। जैसे कि हमारी अरिहंत बुक सॉल्यूशन की सीरीज चली हुई है, उस सीरीज में आज हम पहुंच गए हैं लेक्चर 9.3 में। लेक्चर 9.3 में चैप्टर जो हमारा चल हुआ है वो हमारा है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। ठीक है, हमने इसमें 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक अच्छे से समझे हैं। अगर आपको पीछे के लेक्चर देखने हैं तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर पीछे के सभी लेक्चरों को आनंद उठा सकते हैं। तो देरी न करते हुए बढ़ते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसने 2 कथन दिए हैं, उस पर हमें विचार करना है, उनको अच्छे से समझना है, देखना है कि ये सत्य है या असत्य है। कथन फर्स्ट कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वलन में सहायक होती है। देख, कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है, CO2 की बात कर रहे हैं। ये कहता है कि जो हमारी आग होती है उसमें ये सहायक होती है जलने में। तो ये बिल्कुल गलत कह रहा है। CO2 हमारी सहायक नहीं होती जलने में। CO2 तो उसे बुझाने में सहायक होती है। कथन द्वितीय कहता है कि ऑक्सीजन गैस ज्वलन में सहायक नहीं होती। इसमें कहा है कि जो ऑक्सीजन है वो ज्वलन में यानी आग में सहायक नहीं होती, जबकि वो सहायक होती है। यानी इस कथन में भी उसने गलत कहा है। तो हमारा जो दोनों कथन है वो हमारे गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। कथन 1 और 2 दोनों गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का आग बुझाने वाला अग्निशामक यंत्र उपयुक्त करना चाहिए। मैंने कल आपको अग्निशामक यंत्र आपको बहुत ही अच्छे से दिखाए थे। जो हमारे लेक्चर जो हमारा कल हुआ था 9.2 में, उसमें मैंने आपको डायग्राम्स दिखाए थे उनके कैसे होते हैं हमारे अग्निशामक यंत्र और किस किस प्रकार के होते हैं। तो उसी में पूछा है कि जो हमारी लिक्विफाइड गैसों द्वारा आग लगी यानी गैस द्वारा आग लगी है वो हमारी कौन सी श्रेणी में आई। कल भी बताया था मैंने आपको कौन सी श्रेणी में आती है। वो आती है हमारी श्रेणी C में। तो वो कह रहा है कि जो हमारी गैस में आग लगी है हम किस यंत्र से बुझाएंगे उसको हम बुझाएंगे ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र से। किससे? ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से किस में लगी आग के लिए शीतल जल की बौछार उपयुक्त रहती है। कल भी मैंने बताया था आपको कि जो हमारी आग लगी है अगर हम उसे पानी से बुझा सकते हैं वो हमारी कौन सी आग होती है। वो हमारी श्रेणी A की आग होती है। श्रेणी A में आग जो आती है वो हमारा कपड़ा, लकड़ी और पेपर्स में लगी आग होती है। तो ऑप्शन में दिया है मिट्टी का तेल, B में दिया है कागज और C में दिया है LPG गैस, D में दिया है बिजली के तार। देखिए, इसने चारों प्रकार के इसने हमारी आग के साधन दे दिए हैं। जो हमारी 4 प्रकार की आग होती है, श्रेणी A, श्रेणी B, श्रेणी C, श्रेणी D। तो जो हमारी मिट्टी का तेल है ये हमारी श्रेणी B में आता है और कागज हमारा श्रेणी A में आता है। LPG गैस हमारा श्रेणी C में आता है। बिजली के तार हमारे आता है श्रेणी D में। तो इसने कहा है कि किस में लगी आग के शीतल जल से बुझाने की बात कर रहे हैं तो वो बुझा सकते हैं हम कागज में लगी आग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि तेलीय सतह की सफाई हेतु क्या प्रयुक्त करना चाहिए। देखिए, हमारी कोई सतह है उस पर तेल पड़ा है, ये कहता है कि मुझे वो तेलीय सतह साफ करनी है, मैं किस पदार्थ से उसे साफ कर सकता हूँ। देखिए, ऑप्शन में दिया है लकड़ी का बुरादा, पानी, रुई, रेत। देखिए, हम रेत से भी नहीं कर सकते, पानी से भी नहीं कर सकते। रुई से तो हम कर सकते हैं उसको, लेकिन हम जब रुई से उसको करेंगे, जब हम उसको रुई से साफ करेंगे तो आप इमेजिन करो कि जब उसमें साफ करेंगे वो तेल को तो पी जाएगा रुई, लेकिन जब उस पर थोड़ा प्रेशर डल जाएगा फिर वो उसको तेल को वहीं पर छोड़ देगा। तो इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमारा जो लकड़ी का बुरादा होता है वो तेल को अपने अंदर समाहित करने की उसमें क्षमता होती है। वो तेल को अपने अंदर समाहित कर लेता है और उस सतह को साफ कर देता है, यानी चिकनाई मुक्त कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन A। लकड़ी के बुरादे से हम तेलीय सतह की सफाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए। देखिए, जो पीड़ित है उसे कोई चोट लगी है तो उसका खून बह रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए, क्या जो जरूरी कदम होता है वो क्या होता है। देखिए, आप भी जब आपको जो छोटे थे, जब आपको कभी चोट लगी होगी तो
आपके साथी ने जब उसमें से आपके घाव में से खून निकल रहा होगा तो आपके साथी ने उस घाव को दबाया होगा कि ताकि इसमें से ज़्यादा खून ना बहे। तो हमें भी वही करना होता है कि हमें वो घाव दबाना होता है ताकि इसमें से ज़्यादा खून ना बह सके। तो जो हमारा ऑप्शन ए है, घाव को दबाना चाहिए, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध होता है। देखिए, भीगे हुए शरीर के प्रतिरोध की बात कर रहा है, यानी हमारा कोई जो हमारा शरीर है वो पानी से भीगा हुआ है, तो उस स्थिति में पूछ रहा है कि हमारा प्रतिरोध क्या होगा। वैसे तो मानव शरीर का सामान्य स्थिति में प्रतिरोध 1 ओम से 1000 ओम होता है, लेकिन ये पूछ रहा है जब भीगा हुआ है तो हमारा जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी हम उसमें से धारा अधिक प्रवाहित कर सकते हैं उस दौरान। तो जो हमारा भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध होगा वो हमारा कम होगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि प्राथमिक उपचार बॉक्स में घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी जाती है। देखिए, जो हमारा प्राथमिक उपचार बॉक्स होता है, यानी जो हम अपने प्राथमिक उपचार का मतलब होता है, हमने थ्योरी में पढ़ा था कि अगर छोटी मोटी चोट लग जाती है, कोई भी चोट लग जाती है, उसे हम प्राथमिक उपचार कर सकें, यानी हम खुद स्वयं से उसका उपचार कर सकें। उसकी एक किट होती है, उसका एक बॉक्स होता है। तो उस बॉक्स में पूछा है कि घाव भरने के लिए कौन सी ट्यूब, यानी कौन सी मेडिसिन की ट्यूब रखी जाती है। वो रखी जाती है हमें हमारी बीटाडीन की। हमने पीछे अपनी थ्योरी में भी पढ़ा था, उसकी लिस्ट थी कि प्राथमिक उपचार बॉक्स में कौन कौन सा सामग्री होना चाहिए। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए। हमारे पास में होनी चाहिए टिंक्चर आयोडीन, मर्क्यूरी, क्रोम, बर्नोल, टिंक्चर, बेंजीन, डेटोल, दर्दनाशक औषधियाँ, बेहोशी दूर करने वाली औषधियाँ, पट्टियाँ, जालीदार कपड़ा, रुई, सेफ्टी पिन, कच्चा प्लास्टर, लकड़ी की छोटी पटकियाँ, ग्लास, डॉपर, कैंची, छोटा चाकू एवं नेत्र शोधन सामग्री, स्ट्रेचर आदि, ये हमारे उस बॉक्स में होना चाहिए। ठीक है, किस में होना चाहिए? प्राथमिक उपचार बॉक्स में। अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि प्राथमिक उपचार बॉक्स में घाव भरने के लिए कौन सी ट्यूब होनी चाहिए। वो हमारी बीटाडीन की होनी चाहिए। देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है, बीटाडीन हमारा ऑप्शन बी में दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीटाडीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। कोई व्यक्ति विद्युत तार से चिपक रहा है, उसे विद्युत झटका लग रहा है, तो हम किस चीज़ से उसे दूर करते हैं? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। रबर के दस्ताने या सूखी लकड़ी से। उस बी कहते हैं कि उसके हाथ से पकड़कर, अगर उसके हाथ को पकड़कर तुम उसे खींचोगे तो तुम भी उस पर चिपक जाओगे, ऐसी गलती मत करना। सी में कहता है कि गीली लकड़ी द्वारा, अगर गीली लकड़ी से भी आप करोगे फिर भी आप चिपक जाओगे, आप उसे बचाने से बजाय आप भी मुसीबत में पड़ जाओगे। डी कहता है लोहे की रोड से, लोहे की रोड से भी आपको यही देखने मिलेगा। तो हमारा जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा रबर के दस्ताने या सूखी लकड़ी से उसे हटाना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि जब धारा बहुत निचले स्तर पर होती है तो विद्युत झटके क्या व्यक्ति पर क्या प्रभाव, यानी हमारी जो करंट है, जो हमारी धारा है वो बहुत ही कम स्तर पर है, यानी बहुत ही कम मान पर है। तो ये कहते हैं तो तब विद्युत झटके का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तब हमें देखने को मिलेगा कि जब हम जब उससे छूते हैं किसी तार को और उसमें कम धारा होती है तो हमें मामूली सा, जहाँ से हम संपर्क हुए वहाँ पे थोड़ी सी मामूली सी जलन होती है, ये हमें देखने को मिलता है। तब देखने को मिलता है, ये याद रखना है, ये मामूली सी जलन हमें जब देखने को मिलती है जब हमारा जो करंट होता है वो निचले स्तर पर होता है। तो जो हमारा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, वह अपना संतुलन खो देगा और गिरेगा। नहीं, संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगा। देखिए ऑप्शन बी में संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपर्क स्थान पर मामूली सा जलन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि झटके लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को झटका लगा है बिजली का, विद्युत का, तो उसे कोई भी पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए। पेय पदार्थ होता है हमारा तरल पदार्थ, कोई भी नहीं पिलाना चाहिए। ऑप्शन में दिया चाय, पानी, काफ़ी, कोई भी नहीं पिलाना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी नहीं पिलाने चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है। देखिए हमने थ्योरी में पढ़ा था कि जो हमारी कृत्रिम श्वास होनी है, यानी आर्टिफिशियल श्वास होती है, वो हम 4 मेथड से दे सकते हैं। किस किस से दे सकते हैं? सिल्वेस्टर विधि से,
और जिस सैफर विधि से मुंह विधि से, एक होती है मुंह से नाक विधि, और हमारी एक होती है कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। वो हमारा एक यंत्र होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारी सिल्वेस्टर विधि होती है, आपको इसमें याद रखना है सिल्वेस्टर यानी देखो नाम से कुछ चीज़ें तो हमें नाम से याद हो जाती है। सिल्वेस्टर यानी सीने, सिल्वेस्टर यानी सीना, सीना, ठीक है, इसे याद करो। सिल्वेस्टर विधि होती है, उसमें सीने पर क्या होते हैं, छाले पड़ते हैं। अगर देखो सीने पर छाले पड़े हैं तो हम उसे सीने के बल नहीं लिटा सकते, हम उसको पीठ के बल लिटाएंगे। ये याद रखो, सिल्वेस्टर विधि यानी सीना, सिल्वेस्टर से सीना, और सीने पर हमारे छाले पड़ते हैं। छाले पर सीने पर पड़े हुए हैं तो हम उसे सीने के बल नहीं लिटा सकते, हम उसे पीठ के बल लिटाते हैं। आपको इसे इतना याद रखना है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिल्वेस्टर विधि में छाले कहाँ पर पड़ते हैं, या फिर ये पूछ लिया जाता है सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित व्यक्ति को किस करवट लिटाते हैं। ठीक है, जो हमारे देखिए इसमें डायग्राम में चित्र ए दिया है, सिल्वेस्टर विधि की प्रथम स्थिति होती है। जो सीने पर इसके छाले पड़े हैं और पीठ के द्वारा से, पीठ के बल से लिटाया गया है। ठीक है, ये हमने थ्योरी में पढ़ा था। स्थिति बी कुछ इस प्रकार की हो जाती है, क्यों जो हमारे ये हाथ होते हैं ना, तो ये ऐसे करने पड़ते हैं। ठीक है, हमने थ्योरी में पढ़ा था, और भी डिटेल में पढ़ेंगे इसको थ्योरी में। ओके, तो ये जो हमारे स्टेप्स होते हैं, ये हमें 1 मिनट में 12 से 13 बार करने होते हैं। ओके, फिर आता है हमारा सैफर विधि। सैफर विधि में क्या होता है, सिल्वेस्टर में हमारे सीने पर छाले हो गए, सैफर विधि में हमारे होता है पीठ पर छाले। देखिए, जब पीठ पर छाले होते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, हम सीने के बल उसे लिटाते हैं। जैसे आपके डायग्राम में दिख रहा है, हमने उसे सीने के बल लिटा दिए हैं, और अपने हाथों को कुछ इस प्रकार पकड़ते हैं जैसे हमें डायग्राम में दिखाया गया है। और स्थिति बी हमारी ये हो जाती है, कोनी सीधे एवं भुजा धरती के लंबवत हो। ये हमें मतलब ध्यान रखना है कैसे हमें ये प्रक्रिया करनी होती है। ठीक है, आपने ये प्रैक्टिकल भी किया होगा अपने ITI कॉलेज में। ठीक है, ये हमारी सेकंड स्थिति हो जाती है, और ये भी स्थिति हम 12 से 13 बार दोहराते हैं 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तीसरी स्थिति आती है हमारी मुंह से मुंह। क्या होती है, मुंह से मुंह, हम जब मुंह से मुंह श्वास देते हैं, ये हमारी तीसरी स्थिति होती है। उसे थोड़ा ऐसे लिटाते हैं, उसके गर्दन के नीचे एक तकिया लगाते हैं, फिर कुछ इस प्रकार से मुंह से श्वास देते हैं हम। ठीक है, ये याद रखना है। फिर चौथा हमारा आता है जो होता है हमारा कृत्रिम श्वास यंत्र। ये कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पे रबर का मास्क लगा होता है ये। ठीक है, इधर से ये होता है हमारा हवा देने का, इसे हम रबर का वाल्व होता है, इसे ऐसे दबाते हैं तो यहाँ से जैसी हवा जाती है तो ये हवा इस वाल्व को जो पीड़ित होता है उसके मुंह पर लगाते हैं, तो हवा जब दबाते हैं हम वाल्व को तो वो हवा उसके मुंह के अंदर जाती है, वो हमारा ये आर्टिफिशियल सांस दे देता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार की हमें विधियाँ होती है। तो ठीक है, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि क्या है। देखिए, आपने अभी डायग्राम में देखा होगा सरलतम विधि आपको कौन सी लगी। सिल्वेस्टर विधि में हमने उसमें लेटाया, उसकी कोहनी ऊपर नीचे करी, वो हमें सब झंझट करना होता है। सैफर विधि में भी हमें सब कुछ करना होता है ये। लेकिन हमें देखने को मिला जो हमारे मुंह से मुंह श्वास विधि थी, उसमें हमने देखा कि उसे सीधा लेटाया और मुंह से उसके हवा डाल दी, तो ये हमारी सरल विधि थी। ठीक है, तो यही पूछा है कि सरलतम विधि कौन सी आती है, वो होती है हमारी मुंह से मुंह श्वास देना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से किस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर उसकी पीठ के नीचे तकिया लगाते हैं। देखिए, मैंने अभी बताया था कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है कि किस विधि में सीने पर छाले होते हैं, किस विधि में पीठ के बल लिटाते हैं। अभी मैंने बताया सिल्वेस्टर विधि में सीने पर छाले होते हैं, जब हमारे सीने पर छाले हैं तो पीठ के हम बल उसे लुटाएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछाते हैं कि पीड़ित को पीठ के बल कौन सी विधि में लिटाते हैं, वो विधि होती है हमारी सिल्वेस्टर विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिल्वेस्टर विधि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति की पीठ पर छाले होने पर निम्न में कौन सी कृत्रिम श्वास विधि अपनाई जाती है। देख, फिर वही क्वेश्चन दोहराया गया है। पहले था हमारा सीने पर छाले थे, पीठ के बल वो लेटा हुआ था। इसमें कहा है कि पीठ पर छाले है, सीने के बल लेटा हुआ है, तो ये कौन सी हमारी विधि होती है, वो होती है हमारी सैफर विधि। याद रखना आपको कौन सी होती है, सैफर विधि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि कृत्रिम श्वसन की सैफर विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराना चाहिए। देखिए, मैंने बताया आपको सैफर विधि हो या सिल्वेस्टर विधि हो, उसे हमें 12 से 13 या 15
बार उसे दोहराना चाहिए 1 मिनट के अंदर। तो जो ऑप्शन डी है हमारा 12 से 15 बार, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसने 2 कथन दिए हैं, हमें उस पर विचार करना है। ठीक है, उसे समझना है अच्छे से कि ये सत्य है या असत्य है। कथन 1 कहता है कि सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है। अभी बताया मैंने, सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित को पीठ के बल ही लिटाया जाता है। तो जो हमारा कथन 1 है ये सही बोल रहा है। कथन 2 देखो क्या कहता है कि सैफर विधि में पीड़ित को पीठ के बल ही लिटाया जाता है। ये कहता है कि सैफर विधि में भी पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है, जबकि सैफर विधि में पीड़ित को सीने के बल लिटाया जाता है। ये याद रखना आपको। ये जो कथन है हमारा द्वितीय, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कथन 1 हमारा सत्य है, यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कथन 1 हमारा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए, ए में दिया है कि पीड़ित के मुंह से नकली दांत, पान, तंबाकू आदि निकालना। हम तब निकालते हैं जब देखो उसके मुंह में नकली दांत हो, तंबाकू है, ये सब हो ना, पान वगैरह, इसे हम तब निकालते हैं जब वो हमारा क्या होता है, उसे कोई विद्युत झटका लगता है और हमें प्राथमिक उपचार करना होता है। तो इधर सूची 2 में देखो क्या दिया है, विद्युत झटके का प्रभाव, कृत्रिम श्वास क्रिया, विद्युत संपर्क में आ गए व्यक्ति को छुड़ाना, प्राथमिक उपचार की एक प्रक्रिया। देखिए, जो हमारी प्राथमिक उपचार की एक प्रक्रिया है, जो सबसे पहले प्रक्रिया होती है, यही होती है कि उसके मुंह से नकली जाट दांत, पान, गुटखा वगैरह निकालना चाहिए। तो हमारा जो ए है ये इसका मिलान होता है चौथे से। बी में कहता है कि मेन स्विच को ऑफ करना। मेन स्विच को ऑफ करना यानी हमारा क्या होता है, जब हमारा कोई व्यक्ति विद्युत संपर्क में आ जाता है तब हम मेन स्विच ऑफ करते हैं उसे छुड़ाने के लिए। तो जो सी है हमारा ये इससे मिल जाएगा, विद्युत संपर्क में आ गए व्यक्ति को छुड़ाना। सी कहता है बेहोश हो जाना। बेहोश तब होता है कि जब उसे विद्युत झटका लगता है। तो जो सी फर्स्ट में दिया है कि विद्युत झटका का प्रभाव, ये होता है हमारा बेहोश हो जाना। मुंह से मुंह में श्वास भरना, ये हमारी क्या है, कृत्रिम श्वास क्रिया यानी आर्टिफिशियल श्वास क्रिया। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दूसरा। तो देखते हैं हम ऑप्शन में, ए हमारा चौथे से, बी हमारा तीसरे से, और सी हमारा पहले से, और डी हमारा दूसरे से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे ये सूची। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि यदि किसी महिला कारीगर को मुंह से मुंह में श्वास देना हो तो उपयुक्त विधि है। देखिए, ये कह रहा है कि मुंह से मुंह श्वास विधि की ये बात कर रहे हैं। हमें पता है कि मुंह से मुंह हम किस प्रकार देते हैं, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है। डायरेक्ट हम मुंह से मुंह अटैच कर लेते हैं और उसे श्वास देते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि कोई महिला है कारीगर, उसे श्वास देना है मुंह से मुंह। देखिए, महिला को, जो कोई व्यक्ति आदमी है, पुरुष है, वो महिला को मुंह से मुंह डायरेक्ट नहीं दे सकता। तो हम उसमें एक बीच में एक साधन का यूज करते हैं। वो साधन हमारा होता है रबर का वॉल्व होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा, रबर वाल्व होती है जिसका हम प्रयोग करते हैं। कुछ वो पाइप से प्रकार का होता है, उसे उसके मुंह में डालकर फिर हम दूसरी ओर से उसे अपने मुंह में डाल लेते हैं, फिर उसमें हम सांस भरते रहते हैं। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रबर वाल्व का हम प्रयोग करते हैं इस विधि में। आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचार को, देखिए कह रहा है कि कोई मरीज है, हमने उसे प्राथमिक उपचार के हिसाब से, मतलब उसे मुंह से मुंह विधि यानी श्वास दे दिया है, यानी मुंह से मुंह डालकर उस विधि का उपयोग करके हमें कृत्रिम सांस दिया। लेकिन जो हमारा मरीज है वो कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा है, यानी वो ठीक होने नहीं हो पा रहा है। तो उसमें कहा है कि प्राथमिक उपचार को क्या चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं। तुरंत चिकित्सा सहायक ढूंढना चाहिए, टूटी हुई अस्थियां देखें, शरीर को कंबल से गर्म रखें, नाड़ी और नेत्रों की जांच करें। हमें अगर हमारा वो व्यक्ति श्वास देने पर कोई प्रतिक्रिया न दिखाए तो हमें सबसे पहले होता है तुरंत हमें चिकित्सा सहायक ढूंढना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुरंत चिकित्सा सहायता हमें ढूंढनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। फिर देखो इसने सूची दी है हमें। सूची में कहा है कि सिर की सुरक्षा, सिर की सुरक्षा करते हैं हम हेयर नेट से। किससे करते हैं? हेयर नेट से। फिर कहता है कि श्रवण की सुरक्षा, श्रवण समझते होगे आप, कान को बोलते हैं। श्रवण की सुरक्षा हम किससे करते हैं? वो करते हैं हम मफ से। किससे करते हैं? मफ। बी कहता है
सी कहता है पैरों की सुरक्षा। पैरों की सुरक्षा करते हैं हम एंकिलेट से। किससे करते हैं? एंकिलेट से। और श्वसन की सुरक्षा करते हैं हम गैस रिस्पिरेटर से। किससे? गैस रिस्पिरेटर से। तो हमें जो ऑप्शन दिए हैं इसमें हमें राइट आंसर देखने को मिलता है ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी में ए हमारा चौथा है, बी हमारा तीसरा है, सी हमारा दूसरा है, डी हमारा पहला है। तो ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर की समाप्ति है, ये हम देखते हैं क्या कहता है कि आपातकालीन प्रक्रिया का प्रकार नहीं है। ये जो हमारी आपातकालीन प्रतिक्रियाएं होती है वो हमारी 3 प्रकार की होती है। आग लगना, प्रणाली विफलता, पावर फेलियर, ठीक है, सिस्टम फेलियर और हमारा फायर। ये हमारी क्या होती है? ये हमारी 3 प्रकार की आपातकालीन स्थिति होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो इसने कहा कि एक स्थिति बताओ जो इसमें ऑप्शन में दी गई है वो हमारी आपातकालीन नहीं है। देखिए जो आग पकड़ना है ऑप्शन ए में दिया है, आग पकड़ना हमारी क्या है? आपातकालीन यानी इमरजेंसी सिचुएशन है। बी कहता है कि सब शक्ति विफलता यानी पावर फेल हो गए, हमारी जो पावर आई है वो फेल हो गए, वो भी हमारी आपातकालीन है। प्रणाली विफलता यानी सिस्टम फेलियर, ये भी हमारी आपातकालीन है। लेकिन जो ऑप्शन डी में कहा है कि कारीगर विफलता हमारी आपातकालीन स्थिति नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और आज का चैप्टर भी यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चैप्टर में हमारे 60 क्वेश्चन थे जो हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। अगर आपको पीछे के लेक्चर देखने हैं तो आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर सारे लेक्चर देख सकते हैं, वो भी सीरीज वाइज। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर अपने दोस्तों का भला चाहते हैं तो उनको शेयर करें और नेक्स्ट लेक्चर 10.1 का समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे ITI नगर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसलिए टाटा एंड बाय बाय।